न्यू इंडिया का हमारा कंसेप्ट यही है कि देश में वीआईपी की जगह पर ईपीआई का महत्व बढ़े। और जब मैं वीआईपी के स्थान पर ईपीआई कह रहा हूँ तो मेरा भाव स्पष्ट है, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। हर व्यक्ति का महत्व है, हर व्यक्ति का महात्म्य है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वीआईपी संस्कृति खत्म करने का ऐलान 2017 में प्रधानमंत्री मोदी कर चुके थे। वीआईपी संस्कृति खत्म करने का ऐलान 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके थे। तब भी प्रयागराज महाकुंभ में वीआईपी ही नहीं, वीवीआईपी पास बांटे गए, जिसके कारण लोगों को हर दिन तमाम परेशानियां होती रही। मीडिया भी भूल गया, उसने भी सवाल नहीं किया कि वीआईपी संस्कृति महाकुंभ में कैसे लौट आई है। यही नहीं, आज उसी जागरण ने छापा है कि तीन जगह पर भगदड़ हुई थी। क्या प्रशासन को पता नहीं चला? सीसीटीवी, कंट्रोल रूम, पुलिस का बंदोबस्त, तब भी पता नहीं चला कि 3 जगहों पर भगदड़ हुई। जिस प्रशासन को पता नहीं चला या उसने यह बात छिपाई, उस प्रशासन के किस बात पर भरोसा किया जाए? जिस मीडिया ने यह बात दबाई, उस पर कोई कैसे भरोसा करे? मरने वालों की संख्या को लेकर मीडिया ने अपनी तरफ से जांच पड़ताल बंद कर दी है। हम आज के वीडियो में बात करेंगे। वीडियो लंबा होगा ही। मीडिया के अपराधों की यह चार्जशीट एक लाइन में नहीं लिखी जा सकती है। आप वीडियो पूरा देखिएगा। इसलिए हमारा कहना है कि गोदी मीडिया हाजिर हो, तुम कुंभ के अपराधी हो। जांच इसकी होनी चाहिए कि कुंभ की दुर्घटना के दिन चैनलों के मालिकों और संपादकों को किसका फोन गया। क्या किसी ने सीधे बात की और लोगों की मौत और दुर्दशा नहीं दिखाने के निर्देश दिए? अगर यही दुर्घटना बंगाल में हो गई होती तो क्या गोदी मीडिया इस तरह से चुप रह जाता? यह चुप्पी किसके लिए, किसकी पालकी ढोने के लिए ओढ़ी गई थी? इसकी जांच होनी चाहिए। पूछा जाना चाहिए कि इस गोदी मीडिया को कुंभ के कवरेज के लिए विज्ञापन के तौर पर कितने पैसे मिले? यूपी सरकार का कितना बजट है विज्ञापन का महाकुंभ के लिए? आज के कई अखबारों में पहली खबर है, वीआईपी पास रद्द किए जाएंगे। जनता वीआईपी के स्वागत से परेशान थी। सरकार तब जागी जब लोगों की मौत हो गई। वीआईपी पास रद्द हो गए हैं। कुंभ को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। अब वहां कोई गाड़ी नहीं जाएगी, लेकिन यह आदेश सिर्फ 4 फरवरी तक लागू है। तर्क दिया गया है कि बसंत पंचमी के अमृत स्नान के 1 दिन बाद तक रहेगा। लेकिन यह भी देखिए कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी संगम में स्नान करेंगे और उस दिन दिल्ली में मतदान चल रहा होगा। उस दिन सभी चैनलों पर दिन भर प्रधानमंत्री मोदी के स्नान का कवरेज होगा। उस दिन देखिएगा कुंभ में मरने वालों को कैसे भुला दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का स्नान ही कुंभ का महास्नान बन जाएगा। वीआईपी पास रद्द होने की खबर छपी तो है, लेकिन किसी में इस बात को लेकर जानकारी नहीं है कि कितने वीआईपी पास जारी किए गए थे, कितने वीआईपी पास रद्द किए जा रहे हैं, कितने वीआईपी स्नान कर चुके थे, वीआईपी और प्रोटोकॉल के लिए कितनी गाड़ियां लगती थी, वीआईपी की सुरक्षा के लिए कितने पुलिसकर्मी लगाए जाते थे। कहीं इसकी जानकारी नहीं। न इस बात की कि 10,000 वीआईपी पास जारी हुआ था या 2,000 पास जारी किया गया था। कायदे से अपनी मां को लेकर जा रहा यह पुत्र ही कुंभ के मेले का सबसे बड़ा वीआईपी है, मगर कमर से झुक गई इस मां के लिए पैदल रास्ते हैं। ऐसी कई माताओं के लिए चलने के लंबे लंबे रास्ते हैं। ऐसे कई अशक्त लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं दिखता। कुंभ से ऐसी तस्वीरें मीडिया के कवरेज से गायब कर दी गई हैं। कुंभ में इतने चैनलों के रिपोर्टर गए होंगे, क्या किसी ने इस पर रिपोर्ट किया कि एक वीआईपी आता है तब कुंभ में क्या क्या बदल जाता है? किसी ने की हो रिपोर्टिंग तो बताइए। मीडिया इस तरह से आपकी आंखों पर पर्दा डाल रहा है।
जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से वीआईपी को लेकर सवाल उठने लगे थे। 27 जनवरी को एक श्रद्धालु के वीडियो को पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि वीआईपी मूवमेंट के नाम पर सीएम योगी, मंत्रीगण, भाजपाई तो अपनी सेटिंग बनाकर सत्ता का सहारा लेकर मौज काट रहे हैं। पुलिस प्रशासन को जो रईस पैसा दे रहा है उसे तो पैसे मिल जा रहा है, लेकिन आम आदमी जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर का थकाऊ सफर करके पुण्य कमाने आया है, उसके साथ योगी भाजपा सरकार में धक्का मार व्यवहार हो रहा है। वीआईपी को लेकर आम जनता काफी बोल रही थी। इंस्टाग्राम पर बहुत से बयान मिल जाएंगे, विपक्ष के नेता भी बोल रहे थे, लेकिन फिर भी वीआईपी संस्कृति को लेकर सरकार ने तब तक कुछ नहीं किया जब तक लोग भगदड़ में मर नहीं गए। किसी को याद भी नहीं रहा कि वीआईपी संस्कृति खत्म करने का ऐलान तो 2017 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया था। तब तो मीडिया ने बड़े बड़े अक्षरों में छापा था कि मोदी ने लाल बत्ती की संस्कृति खत्म कर दी, बड़ा फैसला है, क्रांतिकारी फैसला है। और इस संस्कृति के खत्म होने के 7 साल बाद वीआईपी पास जारी हो रहे थे। मीडिया को याद नहीं रहा। आज तक का यह 7 साल पुराना थंबनेल देखिए। वीआईपी कल्चर भारत छोड़ो की टैगलाइन के साथ यह कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। वीआईपी के बोझ से भारत को मुक्त करने की बात कही गई थी। क्या दर्शक के साथ साथ चैनल भी सब भूल गए? मन की बात ने प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि उनके नए भारत में कोई वीआईपी नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने एक नए नारे का इस्तेमाल किया, कहा वीआईपी की जगह अब ईपीआई होगा। ईपीआई, एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट। आप खुद सुनिए मन की बात में प्रधानमंत्री ने किस तरह ऐलान किया कि 1 मई 2017 से वीआईपी की जगह ईपीआई होगा। न्यू इंडिया का हमारा कंसेप्ट यही है कि देश में वीआईपी की जगह पर ईपीआई का महत्व बढ़े। और जब मैं वीआईपी के स्थान पर ईपीआई कह रहा हूं तो मेरा भाव स्पष्ट है, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। हर व्यक्ति का महत्व है, हर व्यक्ति का महात्म्य है। 125 करोड़ देशवासियों का महत्व हम स्वीकार करें, 125 करोड़ देशवासियों का महात्म्य स्वीकार करें, तो महान सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बड़ी शक्ति एकजुट हो जाएगी। तुकबंदी और स्लोगन में जवाब नहीं। मोदी सरकार ने जितना काम नहीं किया उससे ज्यादा स्लोगन बना दिया। वीआईपी की जगह ईपीआई होगा और इधर वीआईपी और वीवीआईपी पास जारी किए जा रहे थे। उनके लिए प्रोटोकॉल लगाया जा रहा था, रास्ते बंद हो रहे थे। वीआईपी के साथ साथ वीवीआईपी की भी कैटेगरी थी। तो एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट यानी ईपीआई कहां चला गया? 8 जून 2024 की एक खबर बताता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान छपा है कि वीआईपी संस्कृति स्वीकार नहीं करेंगे। क्या 7 महीने में वे भी भूल गए? नवभारत टाइम्स की खबर ही पढ़ रहा हूं। लिखा है कि वीआईपी कल्चर पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा नतीजों के बाद शनिवार को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वीआईपी कल्चर स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने मंत्री और नेताओं से इससे बचने की सलाह दी। अखबार लिखता है कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद से अयोध्या वासी सबसे ज्यादा जिस चीज से परेशान थे वो था वीआईपी कल्चर। अयोध्या वासियों का कहना था कि आए दिन वीआईपी आने की वजह से रूट बंद कर दिए जाते थे, ठेले खोमचे वालों को हटा दिया जाता था। रोज जो कमाने खाने वाले थे उन्हें आए दिन इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती थीं। छोटे और मझोले दुकानदार इसे लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते थे, लेकिन इनकी एक नहीं सुनी जाती थी। वीआईपी कल्चर में इनकी दुकानदारी सप्ताह में 2 से 3 दिनों तक बंद रहती थी। अयोध्या में नुकसान हुआ, वीआईपी कल्चर के कारण नुकसान हुआ। इसके बाद भी कुंभ में वीआईपी वीवीआईपी होता रहा। क्यों हुआ? कितने हजार वीआईपी पास जारी किए गए? इन सब की सूची यूपी सरकार को जारी करनी चाहिए। किस अधिकारी का, किस मंत्री का फैसला था वीआईपी पास जारी करने का? अगर मुख्यमंत्री का फैसला था तो उन्हें भी जवाब देना चाहिए। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को याद दिलाना चाहिए कि उनके निजी कार्यालय ने 13 जून को एक ट्वीट किया था। इसमें लिखा है कि वीआईपी कल्चर किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सरकारी या प्राइवेट वाहन में प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर नहीं बजना चाहिए। वीआईपी फ्लीट में सबसे आगे की गाड़ी में एक तय ध्वनि सीमा के साथ ही हूटर बजे। यदि कहीं से भी सूचना मिली तो कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम श्री @माई योगी आदित्यनाथ जी महाराज। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को याद ही नहीं रहा कि वीआईपी संस्कृति खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी को याद नहीं रहा कि 2017 में मन की बात में ऐलान कर चुके हैं कि वीआईपी की जगह अब नए भारत में ईपीआई होगा? क्या ये सब बयान हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए दिए जाते थे? मीडिया ने क्यों नहीं याद दिलाया यह सब कि वीआईपी के कारण अयोध्या के लोगों को इतनी तकलीफें हुई? वही तकलीफ कुंभ में आने वाले लोगों को हो रही है और कोई सुन नहीं रहा। यह वीडियो तो आपने देखा होगा, इसे दिखाने के लिए गोदी मीडिया ने कितनी बार दिखाया होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 54 कैबिनेट मंत्रियों के साथ स्नान करने गए थे। एक नहीं 54 मंत्री। आप कल्पना ही कर सकते हैं कि 54 कैबिनेट मंत्री के लिए सुरक्षा और वीआईपी प्रोटोकॉल का इंतजाम कितना मुश्किल रहा होगा और कितने बड़े पैमाने पर किया गया होगा। इसके लिए कितने सिपाही लगाए गए होंगे। इनके स्नान के लिए आम लोगों को कितनी तकलीफें हुई होंगी, तब तो आपने नहीं सोचा, अब तो देख लीजिए। 27 जनवरी को अमित शाह सपरिवार स्नान करने के लिए गए। उनके परिवार के लिए भी वीआईपी इंतजाम हुआ होगा। कहां गया प्रधानमंत्री मोदी का नारा, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वीआईपी नहीं देश में ईपीआई है? कुंभ में साफ दिख रहा है कि केवल वीआईपी ही महत्वपूर्ण है। 54 मंत्री के साथ स्नान करने की कल्पना कुंभ में तो नहीं है। जाहिर है कुंभ को इवेंट में बदला जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कम से कम 1 दर्जन बार कुंभ जा चुके हैं। उनके बार बार के दौरे से आम लोगों को कितनी तकलीफ हुई होगी, क्या इसकी परवाह की गई? मुख्यमंत्री को बार बार जाने की क्यों जरूरत थी? कई रिपोर्ट में हमें यह सुनने को मिला कि लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। यूपी के पूर्व पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय का एक किस्सा कई जगहों पर छपा है कि 1979 के कुंभ में वीआईपी के आने से व्यवस्था में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से इसकी शिकायत कर दी। तब के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया किसी मंत्री को मेला में स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। लेकिन 2025 में योगी आदित्यनाथ अपना ही फैसला भूल गए कि वीआईपी कल्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीआईपी लोगों से पूछा जाना चाहिए कि क्या वे इसके अपराधी नहीं हैं? लोगों को परेशानियां हुई हैं, दुर्घटना के संदर्भ में ही नहीं बल्कि इन वीआईपी के कारण आए दिन लोग 20-20, 10-10 किलोमीटर चल रहे थे। उनकी हालत खराब हो रही थी, प्यास लग रही थी, चला नहीं जा रहा था। वीआईपी लोगों के नाम से खबरों की हेडलाइन चमकाई जा रही थी। फलाना खिलाड़ी आ गया है, आने वाला है, फला उद्योगपति आ गए, आने वाले हैं, फला अभिनेत्री जी आ गई हैं, आने वाली हैं। इन सभी को बताना चाहिए कि कुंभ में स्नान के लिए वीआईपी होना क्यों स्वीकार किया इन लोगों ने। हेमा मालिनी, अनुपम खेर, रेमो डिसूजा, शंकर महादेवन, अदा शर्मा, गुरु रंधावा, कबीर खान, मिलिंद सोमन, पूनम पांडे, सुनील ग्रोवर, ममता कुलकर्णी, न जाने इनके जैसे कितने कलाकार वीआईपी इंतजाम का सुख भोगते हुए डुबकी लगाते रहे और आम जनता 20-20 किलोमीटर पैदल चलती रही। 21 जनवरी को गौतम अडानी भी कुंभ गए, तो क्या उनके लिए भी वीआईपी इंतजाम किया गया होगा? लेकिन फोटो देखकर लगेगा कि कुंभ में सबसे आम आदमी अगर कोई है तो गौतम अडानी है। यहां वे सेवा कर रहे हैं। वीआईपी सुविधा लेकर आम आदमी बनने का अभ्यास चल रहा है, पीआर चल रहा है कुंभ में। और जो आम आदमी था वो इन वीआईपी के कारण बाहर कहीं और दूर धक्के खा रहा था। कुंभ में भगदड़ मचने और लोगों के मरने के बाद होश आया है कि वीआईपी पास रद्द होना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि वीआईपी और वीवीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। वीआईपी पास लेकर आप अखाड़ों तक जा सकते थे। अभी तक ये सब क्यों चल रहा था? इसे बंद क्यों नहीं किया गया था? यही नहीं, गोदी मीडिया ने लोगों की तकलीफों को भी दिखाना सुनाना बंद कर दिया। घटना के बाद 31 जनवरी के इंडियन एक्सप्रेस में एक व्यक्ति का बयान छपा है। उससे पता चलता है कि खबरों को कैसे मैनेज किया जा रहा है। अनिल शरद के भाई उमेश की भगदड़ में मौत हो गई। उनका कहना है कि उमेश के पार्थिव शरीर को प्रयागराज से नर्मदापुरम ले जाने के लिए 40,000 रुपए लग रहे हैं। हमें सरकार से कोई सहायता नहीं मिली, हम खुद ही सब इंतजाम कर रहे हैं। ऐसी बातें और जगहों पर क्यों नहीं है? ऐसी बातों को ज्यादा मुखरता के साथ क्यों नहीं उठाया जा रहा है?
हम इसे ही रेखांकित करना चाहते हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को भगदड़ के बाद आज यानी 31 जनवरी को भीड़ थोड़ी कम थी। मेले में आने जाने के रास्ते अलग कर दिए गए हैं। प्रयागराज शहर में गाड़ियों की एंट्री पर रोक है। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वीवीआईपी पास रद्द हैं। यह नियम 4 फरवरी तक लागू रहेंगे। ज्यादातर गाड़ियां शहर की सीमाओं पर फंसी हुई हैं। जागरण ने भी छापा है इस बारे में कि जाम लगा हुआ है। प्रयागराज के रास्ते पर फंसे हजारों वाहन, लाखों श्रद्धालु, अयोध्या राजमार्ग पर जाम। अब आप सोचिए, लाखों लोग फंसे हैं और यह खबर पेज नंबर 7 पर छपी है। मेरे घर जो जागरण आता है उसके भीतर पेज 7 पर ही यह खबर छपी है। लाखों लोग किस हाल में हैं, यह खबर भीतर छापी जा रही है। मतलब लाखों लोगों की यह औकात हो गई है। आप कल्पना कीजिए प्रयागराज की सीमा पर गाड़ियों में फंसे लोगों की क्या हालत हो रही होगी, और देखिए कि किसी गोदी चैनल पर उनकी रिपोर्टिंग है या नहीं। कुंभ खत्म नहीं हुआ, लेकिन पहले ही दिन से इसके इंतजाम को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाने लगे। अब सबकी पोल खुलने लगी है। कितना इंतजाम था नजर आ रहा है, बस दिखाया नहीं जा रहा है कि जिलों की सीमाओं पर कार और बस में फंसे लोग कितने घंटों से जाम में फंसे हैं। मीडिया का युग है और मीडिया में ही सारी बातें नहीं हैं। अब हम बात करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय की, जागरण की रिपोर्टिंग की और भास्कर के व्यापक कवरेज की। 30 जनवरी के टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने संपादकीय में लिखा है कि दुर्घटना के संदर्भ को समझिए, संदर्भ में इस दुर्घटना को देखिए। इस संपादकीय का टाइटल था ट्रेजेडी एंड कॉन्टेक्स्ट। इसमें लिखा है, वी मस्ट आस्क वेदर इन ए गैदरिंग एज वास्ट एज कुंभ सम डिसऑर्डर इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल। यानी हमें यह समझना चाहिए कि इतने बड़े आयोजन में अनहोनी से बचा नहीं जा सकता। यह भी देखिए कि कितने लोगों को कुछ नहीं हुआ। यह अखबार लिख रहा है। तो क्या अब से दुर्घटना की रिपोर्टिंग बंद कर दी जाएगी कि बालेश्वर रेल दुर्घटना में 200 लोग अगर मर गए हैं, लेकिन यह भी देखिए कि 400 लोग बच भी गए। यह हाल हो गया है इस देश के मीडिया का और अखबारों का। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आगे जो लिखा है वो शर्मनाक तो है, खतरनाक भी है। अंग्रेजी का यह अखबार समझा रहा है कि बहुत लोग बच गए। यह भी तो देखिए, क्या मीडिया का यह पैमाना आगे भी इसी तरह का रहेगा? आम लोग मरते रहेंगे और मीडिया लिखेगा कि अभी भी भारत की आबादी 140 करोड़ है, इतने लोग आज नहीं मरे। यह भी तो देखिए, जो काम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हो रहा था वही काम अब अखबार करने लगे हैं। अखबार क्यों नहीं जानना चाहता है कि जो लोग मरे उसके पीछे कहीं खराब व्यवस्था कारण है या नहीं? अगर वीआईपी के कारण भगदड़ मची तो क्या यह जानने की बात नहीं, यह खबर नहीं है? तब भी हम कहेंगे कि कोई बात नहीं, अल्जाइमर से भी लोग मर जाते हैं। एक अखबार इंसान की जिंदगी को कैसे देखता है वही आपको दिखा रहा हूं। यही है वह सत्यानाश जिसकी बात मैं 10 साल से कर रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने संपादकीय में यह भी लिखा है कि भगदड़ से जो मौत हुई है वो अलग अलग कारणों से होने वाली मौतों की तुलना में बहुत कम है। दुनिया में होने वाली मौतों का दूसरा बड़ा कारण अल्जाइमर है, लेकिन बीमारियों से होने वाली मौतों को कभी पहले पन्ने पर जगह नहीं मिलती है। जघन्य हत्या या कुंभ की भगदड़ को पहले पन्ने पर मिलती है। पहले पन्ने की हेडलाइन आपको हमेशा सही संदर्भ नहीं देती है। अब आप समझिए यह अखबार कर क्या रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया अपने पहले के और मौजूदा संपादकों के निर्णयों से और रिपोर्टरों की रिपोर्टिंग से छुटकारा पा रहा है, उसे ही रिजेक्ट कर रहा है, खारिज कर रहा है। कुंभ की भगदड़ को सामान्य बताने के लिए कह रहा है लोग अल्जाइमर से भी मर जाते हैं, लेकिन पहले पन्ने की खबर नहीं बनती। तो पहले पन्ने पर छापने का काम किसका है? आप पाठकों का या दर्शकों का या टाइम्स ऑफ इंडिया का या गोदी चैनलों का? लेकिन सवाल तो यही है कि कुंभ की भगदड़ को मीडिया ने पहले पन्ने से गायब कर दिया, चैनलों ने गायब कर दिया, और अंग्रेजी का एक अखबार अपने संपादकीय में समझा रहा है कि लोग अल्जाइमर से मर जा रहे हैं, लेकिन कुंभ में भगदड़ से हुई मौत की खबर पहले पन्ने पर छप जाती है। कई अखबारों ने तो पहले पन्ने पर छापी भी नहीं। मीडिया को हमने यूं ही लोकतंत्र का हत्यारा नहीं कहा। अखबार आपको संदर्भ समझा रहा है। आप दुर्घटना और भगदड़ की खबर को कैसे देखें? जैसे कोई हत्यारा जज से कह रहा है आप मेरे हत्यारा बनने का संदर्भ भी देखिए। मैं हत्यारा नहीं बना, मेरी गरीबी ने मुझे हत्यारा बना दिया।
क्या अब इस आधार पर फैसला होगा? जो दलील हत्यारा अपने बचाव में देता है वही दलील अब अखबार देने लगे हैं। 10 साल से अधिक समय से कह रहा हूं, यह मीडिया आपकी जान का भी सौदा करेगा। इसे देखना पढ़ना बंद कीजिए, यह अपराधी हो गया है। धर्म के नाम पर आपको उकसाता है, दिन भर नफरती डिबेट करता है और पैसे के नाम पर मरने वालों का धर्म भी भूल जाता है। जिस धर्म की बैटिंग यह मीडिया 10 साल से कर रहा है, उससे पूछिए कि कुंभ में मरने वाले लोग किस धर्म के थे, उनकी खबर क्यों छिपाई गई, क्यों नहीं बताई गई। यह 31 जनवरी का दैनिक जागरण है। आज इस अखबार को पता चला कि कुंभ में 3 जगह भगदड़ मची थी, तब भी इसे भीतर के पन्ने पर छापा है। बड़े बड़े अक्षरों में पहले पन्ने पर नहीं छापा गया। संगम तट के अलावा सेक्टर 18 में ओल्ड जीटी रोड पर और सेक्टर 21 में उल्टा किला झूसी के पास भगदड़ मची, जागरण लिखता है। आगे लिखता है, उल्टा किला के पास से लापता दरभंगा निवासी रमा देवी की तलाश में उनके बेटे बलराम व रंजीत भटकते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अखबार लिखता है कि सेक्टर 21 में हुई भगदड़ से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। आप ही बताइए, क्या इस खबर को पहले पन्ने पर? यह सवाल मैं आप दर्शकों से पूछ रहा हूं। बड़े बड़े अक्षरों में नहीं होना चाहिए था। इसी जागरण में 30 जनवरी को भगदड़ की खबर पहले पेज पर पहली खबर नहीं थी। जिन अखाड़ों ने दुर्घटना के बाद कई घंटे तक स्नान करने से इनकार कर दिया, उनके स्नान की भव्य तस्वीरों को पहली खबर के रूप में छापा गया था। क्या 31 जनवरी की यह रिपोर्ट भरपाई के लिए है? 3 भगदड़ की खबर को भी कितनी मामूली जगह दी गई। प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक ने 3 भगदड़ की बात नहीं बताई। अगर अखबार को पता चला है तो क्या उसे बड़े बड़े अक्षरों में नहीं छापना चाहिए था? मीडिया के लिए यही बड़ा सवाल होना चाहिए था। अगर 3 जगह भगदड़ हुई है तो प्रशासन ने इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? जागरण की रिपोर्ट से पता चलता है कि महामंडलेश्वर की कार के लिए रास्ता बनाने के दौरान भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, किसी के लिए रास्ता बनाने के लिए 7 लोग मर गए और कोई हंगामा नहीं, कोई चर्चा नहीं। अल्जाइमर से लोग मर जाते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया यह समझा रहा है। जब जागरण के पास यह खबर है तो इसे पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में क्यों नहीं जगह दी गई? क्या किसी की कार के लिए रास्ता बनाने पर 7 लोग यूं ही मर जाएंगे और उसे इस तरह से छापा जाएगा? अखबार लिखता है, सेक्टर 21 के बाद सेक्टर 18 में ओल्ड जीटी के पास एक महामंडलेश्वर की कार के लिए रास्ता बनाने के दौरान भगदड़ मच गई। एक बालिका समेत 7 महिलाओं की मौत हो गई, मगर उनकी पहचान गुरुवार शाम यानी 30 जनवरी तक नहीं हो सकी। क्षेत्राधिकारी कल्पवासी रुद्र कुमार सिंह का कहना है, उन्होंने शवों को अज्ञात में पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया था, बाकी जानकारी नहीं, ऐसा अखबार ने लिखा है। कुंभ में भगदड़ की रिपोर्टिंग करने और रिपोर्टिंग नहीं करने में मीडिया उलझा हुआ है। आप इस वीडियो को देखकर समझ पाएंगे गोदी मीडिया कितना बड़ा अपराधी हो गया है। अगर यह मुखर होता तो सरकार जवाबदेह होती और जनता का ज्यादा भला होता। 30 जनवरी को कुंभ में आग लगने की घटना हुई। इसके पहले 19 जनवरी को महाकुंभ के मेला क्षेत्र में शाम करीब 4:30 बजे आग लगी थी। शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में यह आग लगी। गीता प्रेस के 180 कॉटेज आग में जल गए। 31 जनवरी को भास्कर ने लिखा है, 30 जनवरी को मेला क्षेत्र के सेक्टर 22 में कई पंडाल जल गए। महाकुंभ की सबसे महंगी डोम सिटी की कॉटेज नंबर 1 में भी गुरुवार शाम आग लगी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया, कोई भी हताहत नहीं हुआ। इस खबर की रिपोर्टिंग जागरण ने कैसे की है, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, वह दिखाना चाहता हूं। जागरण ने अपनी हेडलाइन में लिखा है, कुंभ मेला क्षेत्र के बाहर 24 बीघे की अवैध टेंट सिटी में लगी भीषण आग, 15 टेंट राख। आपको याद होगा, दिसंबर महीने में मेला क्षेत्र को अलग जिला घोषित किया गया था। मतलब इतनी तैयारी होने के बाद भी, चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाने के बाद भी मेला क्षेत्र के बाहर 24 बीघे में अवैध टेंट सिटी बस गई। अवैध टेंट सिटी कोई था नहीं क्या वहां? तो मुख्यमंत्री से यह सवाल क्या नहीं होना चाहिए कि 1 महीना पुराने जिले में अवैध टेंट सिटी बस गई, तो किस बात के लिए आप शानदार इंतजाम का दावा कर रहे हैं? खबर छपी है कि महाकुंभ में 2700 एआई सीसीटीवी कैमरे लगे। इतने सारे एआई कैमरों के बीच 24 बीघे की जमीन पर अवैध टेंट सिटी का निर्माण हो रहा था। किस किस का हाथ था? क्या किसी ने पैसे भी बनाए? यह सब सवाल है जिन पर खुलकर बात होनी चाहिए, मगर बातें दबा दी जा रही हैं। यह सब गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि उन्हें कवरेज से पहले ही एक किताब दी गई थी और उसमें बाकायदा बताया गया था कि कैसे खबर लिखनी है और खबरों में क्या लिखना है। द वायर में छपा है
उत्तर प्रदेश सूचना और जनसंपर्क विभाग के निदेशक शिशिर के दस्तखत के साथ लखनऊ के कुछ संपादकों को यह बुकलेट बांटी गई। कुल 70 स्टोरी आइडिया इसमें दिए गए हैं। बाकायदा समझाया गया है कि स्टोरी लाइन क्या होनी चाहिए, किस किस की बाइट से स्टोरी बनाई जानी है। अधिकारी शिशिर के नोट में लिखा है कि महाकुंभ जैसी मानवता की अमूर्त धरोहर से जुड़े तथ्य, महाकुंभ से संबंधित जानकारियां आम लोगों तक पहुंचे, जनता को जागरूक किया जा सके, यह सब मीडिया की भागीदारी के बिना संभव नहीं। इस पत्र के साथ महाकुंभ प्रयागराज 2025 से संबंधित कुछ विषय प्रसारण प्रकाशन हेतु संलग्न है। कुछ महत्वपूर्ण विषयों को महाकुंभ थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनमें आवश्यकता के अनुसार तथ्य बढ़ाए जा सकते हैं। इन विषयों को महत्वपूर्ण शख्सियत के साक्षात्कारों से और अधिक समृद्ध किया जा सकता है। आगे लिखा है, इन विषयों का क्रम आवश्यकता के अनुसार ऊपर नीचे किया जा सकता है। कितनी आजादी दे दी गई। महाकुंभ से जुड़े कई विषय समय समय पर आते रहेंगे, जिनमें कुछ तात्कालिक महत्व के होंगे। हमारा प्रयास उन तात्कालिक महत्व के विषयों के अतिरिक्त पूर्व निर्धारित विषयों तक पहुंचाने का भी है। उम्मीद है भारत ही नहीं, धरती के इस सबसे बड़े महोत्सव में आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा। तो ये बुकलेट मीडिया तक पहुंचाई गई। उसके बाद मीडिया ने इन्हीं थीम का खूब प्रचार किया। अब आप गोदी मीडिया की पुरानी रिपोर्टिंग याद कीजिए। कुंभ के बारे में वही दोहराता रहा जो लिख कर दिया गया था, या वह अपने विवेक से सवाल भी कर रहा था। आप तय कर पाएंगे, लेकिन तब तक आपको पूरा पता नहीं चलेगा जब तक आप यह नहीं जान पाएंगे कि विज्ञापन के नाम पर एक एक चैनल को कितने करोड़ रुपए मिले, एक एक अखबार को कितने करोड़ रुपए मिले। प्रशासन ने अपनी कहानी शुरू में ही मीडिया को पकड़ा दी, कैसे कितने हजार लोगों ने क्या क्या बना दिया। और 31 जनवरी के अमर उजाला में यह जानकारी छोटे से बक्से में छापी जाती है। इसमें डीजीपी प्रशांत कुमार कहते हैं कि अब हमें वसंत पंचमी के अमृत स्नान को 0 एरर बनाना है। इसके लिए यदि विशेषज्ञों की मदद लेनी हो तो ली जाएगी। अखबार ने इसे सबसे नीचे छोटे में छाप दिया। कम से कम पूछ लेता कि इसके पहले आपने किस विशेषज्ञ से राय ली थी, उनकी राय में क्या कमी निकली जो फेल हो गई। विशेषज्ञ से राय लेने का ख्याल क्या भगदड़ के बाद ही आया है। अखिलेश यादव ने सही कहा, असली दोषी वह व्यक्ति है जिसने देश को बताने का प्रयास किया। 20 किलोमीटर के मेला क्षेत्र में पूरा देश समा जाएगा। लोग पहले से ही चुनौती दे रहे थे कि इतने छोटे से इलाके में 10 करोड़ लोग एक दिन में नहीं आ सकते हैं, लेकिन मीडिया छापे जा रहा था। इतने बजे तक 3 करोड़ लोगों ने स्नान किया, इतने बजे तक 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया। बस यह नहीं बताया कि कितने करोड़ लोग प्रयागराज के बाहर अलग अलग सड़कों पर जाम में फंसे हैं। कुंभ की भगदड़ से ज्यादा चर्चा मीडिया की हो रही है। मीडिया ने खबरों को कैसे गायब किया, इसकी हो रही है। महाकुंभ में मीडिया ने अपनी मौत का ऐलान कर दिया कि अब से लोगों का मरना उसके लिए खबर नहीं। मीडिया मुर्दा हो चुका है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।